हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी अगेन इन द लेसन ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। तो ये जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है दोस्तों, ये कोई एक थ्योरी नहीं है पर्टिकुलर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट थ्योरी। मतलब अलग अलग थ्योरीज का ये एक कॉम्बिनेशन है जिससे हमें ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में, मेनली इवोल्यूशन के बारे में पता लगता है लाइफ की। ठीक है, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने वाली जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। इसके पहले ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हमने कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी? डार्विन्स की थ्योरी पढ़ी और म्यूटेशन थ्योरी पढ़ी, जो कि ह्यूगो देब्रेज ने दी थी। अब नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, एंड इट इज बेसिकली द थ्योरी विच इज अगेन एक्सप्लेनिंग द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को ये एक्सप्लेन करती है। बट ये थ्योरी कोई एक सिंगल थ्योरी नहीं है, बल्कि किसी एक सिंगल साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस नहीं की है, बल्कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थ्योरीज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, जिसमें ह्यूगो दे व्रिज की म्यूटेशन थ्योरी भी इंक्लूडेड है, डार्विन्स की भी थ्योरी इंक्लूडेड है। ठीक है, और बेसिकली ये थ्योरी हमने जैसे कि बोला कॉम्बिनेशन है अलग अलग थ्योरीज का, जो कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज को, ध्यान से सुनो, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ होगा और किस तरीके से नई स्पीशीज का ओरिजिन हुआ होगा, ये थ्योरी ये चीजों को एक्सप्लेन करती है। तो इन थ्योरी के जो मेन कंट्रीब्यूटर्स है या जो जिन्होंने ये थ्योरी दुनिया के सामने रखी, तो मेन आर्किटेक्ट्स इस थ्योरी के कौन कौन है? डैब्जॉन्स्की, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस बुक के बेसिस पे इस थ्योरी को रखा गया है। और हक्सली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो टर्म दी थी मॉडर्न सिंथेसिस। ठीक है, और इसके अलावा फिशर, हेल्डेन, मेयर, स्टेबिन, मेंडल, सीवॉल राइट, मॉर्गन्स एंड मेंडल्स, ऐसे कुछ साइंटिस्ट है जो कि इस थ्योरी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब इन सारे साइंटिस्ट की स्टडी को मिला के ये एक सिंगल थ्योरी दी गई है, दैट इज द थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस और द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये थ्योरी 5 कैटेगरीज में कंप्राइज होती है, या 5 मेन फैक्टर्स इसको बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि दिए थे स्टेबिन ने अपने बुक में। स्टेबिन नाम के ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक में उन्होंने वो 5 फैक्टर्स इंक्लूड किए थे जिसके बेसिस पे इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 5 फैक्टर्स क्या थे? जीन म्यूटेशन, मतलब कभी भी जीन में या जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन आएगा, ठीक है, चेंजेस आएंगे, तभी नई जनरेशन या इवोल्यूशन या न्यू स्पीशीज ओरिजिन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जीन म्यूटेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। म्यूटेशन इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के नंबर में और स्ट्रक्चर में भी म्यूटेशन आने के कारण इवोल्यूशन हो सकता है और नई स्पीशीज ओरिजिन हो सकती है। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन। हमने देखा है, फिर से मैं बात कर रहा हूं, रिकॉम्बिनेशन सेल डिवीजन में हम देखते हैं जब गमीट फॉर्मेशन होते हैं तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है। डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर यानी ये 2 जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, इनको हमने डिप्लॉइड बोला। अब ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं तो इसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, गमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस बता रहा हूं मैं, जिसमें ओवम और स्पर्म फॉर्म होता है। तो ये गमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस में, सेल डिवीजन में, सेल डिवाइड होने से पहले, मियोसिस इसको बोला जाता है। ठीक है, गमीट फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? मियोसिस। और मियोसिस में जब 2 क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो सेपरेट होने से पहले इनके बीच जीन का एक्सचेंज होता है। मतलब क्रोमोसोम ए के जीन क्रोमोसोम बी पे जाते हैं और क्रोमोसोम बी के जीन क्रोमोसोम ए पे आते हैं। तो इनके बीच में जो जीन्स यहां थे वो अब यहां चले गए बी पे, और जो बी पे थे वो ए पे आ गए। तो जीन जो है वो एक्सचेंज होते हैं 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। तो रिकॉम्बिनेशन से भी वेरिएशन आता है अगले जनरेशन में, और वेरिएशन हमने पढ़ा है डार्विन के लॉ में बहुत बार कि छोटे छोटे वेरिएशन एक्यूमुलेट होते जाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और फाइनली एक न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट होता है। ठीक है, वेरिएशन यानी थोड़ा थोड़ा चेंज हर जनरेशन में देखने को मिलता है। एक जनरेशन, फिर उसके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, और आगे जाके ये चेंजेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि एक नई स्पीशीज भी डेवलप हो जाती है पूरी। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेशन मतलब ये तीनों जो है वो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएशन के पार्ट है। तो या म्यूटेशन भी वेरिएशन को लीड करता है, इसके अलावा म्यूटेशन इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर भी वेरिएशन को लीड करता है, इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन भी वेरिएशन को लीड करता है। तो वेरिएशन जो है वो एक्यूमुलेट होते जाता है और फाइनली न्यू स्पीशीज ओरिजिन होने में हेल्प होती है।
इसके अलावा चौथा पॉइंट इन्होंने रखा नेचुरल सिलेक्शन। जैसे कि हमने बोला जो भी कैरेक्टर एडेप्टिव होते हैं, जो कैरेक्टर एनिमल के फायदे के होते हैं, जो उसको सर्वाइव करने में मदद करते हैं, ऐसे कैरेक्टर सिलेक्ट होते हैं नेचर की तरफ से। मतलब वो कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। कैसे? सिंपल सी बात है, देखो अगर कोई एनिमल है जिसके पास ऐसे कुछ कैरेक्टर है जिससे वो नेचर में इजीली सर्वाइव कर सकता है, तो डेफिनेटली उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे। वो रिप्रोडक्शन आराम से करेगा क्योंकि वो सर्वाइव कर रहा है, जिंदा रह रहा है। ठीक है, तो अगले जनरेशन में जो उसका ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा उसमें भी वो कैरेक्टर इजीली जाएंगे। तो ऐसे कैरेक्टर जो उसको सर्वाइव करने में मदद करते हैं, अडेप्ट करने में मदद करते हैं, वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। मतलब वो कैरेक्टर नेचर ने सिलेक्ट किए क्योंकि नेचर के साथ वो कैरेक्टर क्या कर पा रहे, कोप अप कर पा रहे। ठीक है, बट वही एक दूसरा एनिमल है जिसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो नेचर के खिलाफ है। मतलब नेचर के साथ वो सर्वाइव करने में, नेचर में सर्वाइव करने में हेल्प नहीं करते। मतलब वो उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसानमंद होते, मतलब वो उसके कोई फायदे के नहीं, कोई काम के नहीं होते। तो ऐसे में वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाता। हो सकता है वो रिप्रोडक्शन भी ना कर पाए, तो उसका चाइल्ड प्रोड्यूस ही ना हो, तो वो कैरेक्टर वहीं पे खत्म हो जाते हैं। अगली जनरेशन में जाने का कोई चांस ही नहीं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में नेचुरल सिलेक्शन को लेके। ऐसा टाइगर जिसमें नाखून डेवलप है और एक दूसरा टाइगर जिसमें नाखून ही नहीं है। अब तुम सोचो कि जिसमें नाखून है, जिसमें नेल्स अवेलेबल है, वो टाइगर को शिकार करने में आसानी होगी, वो इजीली अपना पेट भरेगा, सर्वाइव करेगा। मतलब ये जो नाखून डेवलप वाला कैरेक्टर है ये अगले जनरेशन में जाएगा। और दूसरा टाइगर जिसके पास नाखून नहीं है, उसको शिकार करने में दिक्कत होगी, वो अपना खुद का पेट नहीं भर पाएगा, फाइनली वो उसकी डेथ हो जाएगी और वो रिप्रोडक्शन भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अगली जनरेशन में उसके ऑफस्प्रिंग डेवलप नहीं होंगे और बेसिकली वो जो कैरेक्टर है विदाउट नेल्स का वो अगले जनरेशन में नहीं जाएगा। तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन वाला फिनोमिना यहाँ पे आता है। और फाइनली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब स्पीशीज को एक दूसरे से सेपरेट करना। अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे से सेपरेट होगी तो डाइवर्सिफिकेशन होगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, नए नए स्पीशीज डेवलप होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सभी साथ में रहे, सभी एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करते रहे तो एक ही स्पीशीज डेवलप होगी। बट अगर सबको अलग अलग कर दिया जाए, उनका एनवायरमेंट अलग होगा, उनके साथ होने वाले वेरिएशन अलग होंगे, तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन, एक ही स्पीशीज से अलग अलग जैसे ट्री के ब्रांचेस, एक ब्रांच होती है फिर उससे अलग अलग ब्रांचेस डेवलप होते जाते हैं, सेम वैसे ही एक ही स्पीशीज होते हैं, फिर वो सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, उनमें अलग तरीके के चेंजेस आते हैं। इधर की एक नई स्पीशीज डेवलप होती है बाद में और इधर कोई एक और नई स्पीशीज डेवलप होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं दैट इज आइसोलेशन भी एक पार्ट है जिससे कि हम देखते हैं इवोल्यूशन और नई स्पीशीज फॉर्मेशन में हेल्प होता है। तो ये 5 फैक्टर दिए थे स्टेबिन ने: जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, तो इनमें से ये 3 तो हमने देखा वेरिएशन के ही पार्ट है। मतलब ये तीनों जो पहले 3 पॉइंट्स है दैट इज जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर एंड recombination, these 3 are responsible for variation. So these 3 are responsible for variation. So ये वेरिएशन को लीड करते हैं। ठीक है, इस वजह से इस पूरे फिनोमिना को या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को 3 कंसेप्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपली 3 कंसेप्ट क्या है वो: वेरिएशन जो कि म्यूटेशन से आ सकता है, स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से आ सकता है, क्रोमोसोम के वगैरह वगैरह। इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन से भी हो सकता है। तो ये वेरिएशन पहला पॉइंट। दूसरा हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन एज इट इज, और तीसरा हम देखते हैं आइसोलेशन यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज, क्योंकि वो आइसोलेट होते हैं अलग अलग एनवायरमेंट में और अलग अलग तरीके से आइसोलेशन होता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अलग अलग नई नई स्पीशीज डेवलप होती है। तो बेसिकली मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ये वो थ्योरी है जो कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा और कैसे न्यू स्पीशीज अर्थ पे डेवलप हुई होगी। तो इसमें हमने क्या देखा: वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। दूसरा, नेचुरल सिलेक्शन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है कि जो कैरेक्टर फेवरेबल है उसको नेचर सिलेक्ट करता है, जो अनफेवरेबल है वो नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाता। तो बेसिकली इस तरीके से भी नई स्पीशीज डेवलप होती है विद अडेप्टेबल कैरेक्टर। और आइसोलेशन। ठीक है, अब इसके बाद जब हम ये थ्योरी और डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो मैंने जनरल कंसेप्ट दे दिया आपको, ओवरव्यू। अब जब ये थ्योरी हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हमको जाननी जरूरी है। तो आइए इन टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन। अब मेंडेलियन पॉपुलेशन ये टर्म समझने से पहले पॉपुलेशन सिंपल टर्म समझते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या हम बोलते हैं जनरली लैंग्वेज में, हिंदी में। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है जब एक ही स्पीशीज के सेम इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में तो उसको पॉपुलेशन बोला जाता है।
तो डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज है उसके अलग अलग इंडिविजुअल, जैसे ह्यूमन एक स्पीशीज है और उसके अलग अलग इंडिविजुअल, तो हमारी एक पॉपुलेशन हो गई ह्यूमंस की। वैसे ही डॉग एक स्पीशीज है, उसके अलग अलग इंडिविजुअल, उनकी एक पॉपुलेशन हो गई डॉग्स की। वैसे ही एलिफेंट की एक स्पीशीज है, उनके अलग अलग इंडिविजुअल, उनकी एक पॉपुलेशन हो गई। तो ये हो गया पॉपुलेशन का डेफिनेशन। अब देखते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या है। ये वो पॉपुलेशन है जिसमें एक ही स्पीशीज के अलग अलग इंडिविजुअल जब एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर पाते, क्रॉस कर पाते, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाते, रिप्रोडक्शन कर पाते, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के अलग अलग इंडिविजुअल जब एक दूसरे के साथ क्रॉस कर पाते हैं, इंटरब्रीड कर पाते हैं, तो ऐसे पॉपुलेशन को हम मेंडेलियन पॉपुलेशन बोलते हैं। तो जैसे कि एक मान लो एक छोटा सा गांव है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर एक गांव है, गांव में मान लो 200 लोगों की पॉपुलेशन है। अब वो 200 लोग यानी ह्यूमन बींग्स, अब वो 200 ह्यूमन बींग्स जो है वो एक दूसरे के साथ मैरिज करके इंटरकोर्स कर सकते हैं, यानी इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो एक छोटा सा पॉपुलेशन, एक ग्रुप हो गया जिसको हम मेंडेलियन पॉपुलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ क्रॉस इंटरब्रीड कर सकते हैं। वहीं पे डॉग्स की अगर एक पॉपुलेशन है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है और वो एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं, इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो बेसिकली वो भी एक मेंडेलियन पॉपुलेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन पूल। तो ये जो हमने अभी पॉपुलेशन की बात की, एक पर्टिकुलर एरिया में जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं सेम स्पीशीज के, अलग अलग नहीं, सेम स्पीशीज, चाहे वो एक स्पीशीज ह्यूमंस की हो, चाहे वो एक स्पीशीज डॉग की हो, चाहे हॉर्स की हो, चाहे एलिफेंट की हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो ये जीन पूल क्या है, तो उन पॉपुलेशन में जितने भी टोटल नंबर ऑफ जीन्स है, जैसे हमारे बॉडी में हमने लास्ट टाइम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा, उसमें हमने देखा कि हमारे ह्यूमन बॉडी में अराउंड 33,000 जीन देखने को मिलते हैं डीएनए में। तो ये पूरी पॉपुलेशन में भी हम देखेंगे, तो अगर पूरे पॉपुलेशन के जीन्स हम एनालाइज करेंगे तो किसी एक आध इंडिविजुअल में एक जीन ज्यादा होगा, किसी इंडिविजुअल में एक जीन कम होगा। तो हम जब पूरी पॉपुलेशन की जीन देख रहे हैं और हमें मान लो 10-15 जीन ज्यादा दिख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे 33,015 जीन, मतलब 15 जीन ज्यादा है, ठीक है। या जीन पूल वो होता है दैट इज सम ऑफ टोटल जीन प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। तो एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स प्रेजेंट है उतने पूरे जीन्स को हम क्या बोलेंगे, जीन पूल, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। अब ये जीन पूल अफेक्ट हो सकता है माइग्रेशन से। अगर मान लो एक पर्टिकुलर एनिमल माइग्रेट हो गया, या माइग्रेशन एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट हो गया एनिमल, अब वहां पे भी अलग अलग, जैसे हम इंडियन है, इंडियन पीपल, एक गांव के लोग समझ लो अमेरिका चले गए, तो ये जो हम अपना जीन पूल लेके, हमारे बॉडी में जितने भी जीन्स है वो लेके हम अमेरिका चले गए, तो अमेरिकन एनवायरमेंट के हिसाब से अमेरिकन पॉपुलेशन में कुछ नए जीन्स होंगे, कुछ एक्स्ट्रा की जीन्स होंगे, या कुछ जीन्स कम होंगे। तो उनके साथ जब हमारा कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, इंटरब्रीडिंग होगी, तो ऐसे में अगली जनरेशन जो आएगी उसका जीन पूल अलग होगा। मतलब जीन पूल अफेक्ट हो सकता है बाय माइग्रेशन। और अगली जनरेशन भी अगर हम देखते हैं उसमें भी अगर अलग तरीके से और रिप्लेस किया जाए जनरेशन को, मतलब एक जनरेशन दूसरी कोई और जनरेशन के साथ अगर फिर से क्रॉस करती है, तो फिर से जीन पूल डिफरेंट होगा। तो जीन पूल अफेक्ट होता है, मतलब जितने भी हमारे बॉडी में जीन्स है वो अफेक्ट हो सकते हैं, मतलब उनका जो इवोल्यूशन का जो पैटर्न है या उनका जो कैरेक्टर्स है वो अफेक्ट हो सकते हैं बाय माइग्रेशन, स्थलांतरण जिसको हम बोलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना, या फिर बाय रिप्लेसिंग ऑफ द जनरेशन, किसी एक पर्टिकुलर जनरेशन को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं। देखते हैं जीन और अलील फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो जीन फ्रीक्वेंसी या अलील फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेसिकली नंबर ऑफ रिपीटेशन, मतलब कितने बार कोई चीज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अलील का भी हम देखते हैं कितने बार एक अलील प्रेजेंट है एक जीन पूल में, एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है जेनेटिक पॉपुलेशन हमने देखा, तो उन पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स है उन जीन्स में एक पर्टिकुलर अलील की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या उसका प्रोपोर्शन है, कितना उसका नंबर है, वो हम देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लो, द प्रोपोर्शन ऑफ एन अलील इन अ जीन पूल टू द टोटल नंबर ऑफ अलील एट अ गिवन लोकस। मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली कैलकुलेशन इसका क्या करते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन हम कैसा करते हैं, बेसिकली द नंबर ऑफ अलील at same locus divide by total number of allele in gene pool। हालांकि ये बुक में नहीं है बट फिर भी बता रहा हूं।
द टोटल नंबर ऑफ अलील एट सेम लोकस टू डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ अलील इन अ जीन पूल इनटू 100। मतलब एक पर्टिकुलर जीन है, एक लोगों का ऐसा कुछ पॉपुलेशन है, कुछ समझ लो 4 लोगों का पॉपुलेशन है, एक 1 पीपल, 2 पीपल, 3 पीपल, 4 पीपल का पॉपुलेशन है। तो मान लो इन चारों में दो ऐसे एक जीन है जिसमें 2 अलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। तो इसमें कैपिटल ए है, इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए है, इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए है, इसमें स्मॉल ए, ऐसा 4 पॉपुलेशन है, ठीक है। तो चारों में ये एक ही पोजीशन पे, एक ही लोकस पे ये सेम डिफरेंट अलील्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अलील कौन से है, कैपिटल ए, और 1 2 3 4 अलील कौन से है, स्मॉल ए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कैपिटल ए का अगर हमको पता लगाना है तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ए का जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज 4 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारा जीन फ्रीक्वेंसी और अलील फ्रीक्वेंसी। तो ये था जीन फ्रीक्वेंसी, अलील फ्रीक्वेंसी, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हमको याद होनी चाहिए जब अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को, जिसके 3 बेसिक कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। पहला है वेरिएशन, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन और तीसरा है आइसोलेशन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएशन के बारे में। दोस्तों आइए देखते हैं अभी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का पहला पॉइंट, पहला कंसेप्ट, दैट इज जेनेटिक वेरिएशन, या फिर इसको हमने बोला था वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, दैट इज द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हर जनरेशन के बाद एक छोटा चेंज, कोई ना कोई कैरेक्टर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और डार्विन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही चेंजेस आगे जाके एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और आगे जाके एक नई स्पीशीज या नए कैरेक्टर का डेवलप होता है, नई स्पीशीज का भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन क्या है, चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज जेनेटिक वेरिएशन। हमने अभी पढ़ा जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दैट इज प्रपोर्शन ऑफ अलील इन अ जीन पूल टू द टोटल नंबर ऑफ अलील एट अ सेम लोकस। एक ही लोकस पे एक अलील कितने नंबर, कितने प्रपोर्शन में प्रेजेंट है थ्रू आउट अ जीन पूल, ठीक है। तो ये अगर जीन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है, एनिमल के जेनेटिक मटेरियल में चेंज आते जाता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, देन इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। अब वेरिएशन जो है अलग अलग कॉजेस से हो सकता है, अलग अलग कारणों से वेरिएशन हो सकता है। तो सबसे पहला कारण होता है वेरिएशन का, दैट इज जीन म्यूटेशन। अब जीन म्यूटेशन हमने पढ़ा है ऑलरेडी, जीन्स में डीएनए का जो बेस पेयर होता है उनमें चेंजेस आते हैं। तो डीएनए के बेस पेयर में चेंजेस आने के कारण जीन में म्यूटेशन यानी चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो आगे जाके नए कैरेक्टर्स को लीड कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली सडन एंड परमानेंट चेंज विच इज टेकिंग प्लेस इन द जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन म्यूटेशन में एक पॉइंट म्यूटेशन की यहाँ पे बात की गई है। खासकर पॉइंट म्यूटेशन यानी जीन में एक पर्टिकुलर बेस पेयर जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। तो एक जीन है और जीन में ये बेस पेयर है ATCGG। तो मान लो ये थाइमिन जो है वो ग्वानिन से रिप्लेस हो गया, तो इधर आ गया ग्वानिन, ठीक है, थाइमिन के जगह। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे म्यूटेशन हो गया एक पॉइंट पे, तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ अ जीन, चेंज इन अ सिंगल जीन और सिंगल बेस पेयर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो पहला हमने जीन म्यूटेशन पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल में जीन्स में चेंजेस आते हैं जिसके कारण वेरिएशन हो सकता है, कैरेक्टर डिफरेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसको हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, अभी भी हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे बॉडी में गमिट फॉर्म होते हैं, मेल गमिट स्पर्म या फीमेल गमिट ओवम, तो क्रोमोसोम नंबर, ये जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर में कन्वर्ट होता है। बट इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, पहले तो मियोसिस, ठीक है। बट ये मियोसिस होने से पहले, मियोसिस के अंदर ही जीन्स एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जीन का एक्सचेंज होता है। इधर से क्रोमोसोम ए के जीन क्रोमोसोम बी पे जाते हैं और क्रोमोसोम बी के जीन क्रोमोसोम ए पे आते हैं, तो इसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये भी आगे जाके वेरिएशन के लिए लीड करता है अगली जनरेशन में। तो बार बार ये वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन होने के कारण जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशन होते जाता है और न्यू स्पीशीज ओरिजिन होने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट
जीन फ्लो के बारे में। जीन फ्लो क्या है? दैट इज द मूवमेंट ऑफ जीन इन एंड आउट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन के अंदर कोई एक नया जीन एंटर कर रहा है या कोई एक जीन पॉपुलेशन से बाहर चले जा रहा है, तो ऐसे फ्लो ऑफ जीन को, मूवमेंट ऑफ जीन को हम बोलते हैं जीन फ्लो। जैसे ये मेनली माइग्रेशन के कारण होता है। मान लो एक एरिया में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन रह रही है। एक सिंपल सी बात ले लेते हैं, एक गांव है इंडिया का जहां पे बहुत सावले लोग रहते हैं। अब ऐसे एक पॉपुलेशन में मान लो एक फॉरेनर, एक अमेरिकन गर्ल या अमेरिकन कपल आ जाते हैं, या अमेरिका के कुछ 2-4 लोग आ जाते हैं। तो ऐसे में अब अगर इनके बीच में इंटरब्रीडिंग होती है, गांव वाले और अमेरिका, तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि वहां के कुछ जीन्स इस पॉपुलेशन में एंटर करेंगे, यहाँ के कुछ जीन उस पॉपुलेशन में एंटर करेंगे। मतलब जीन्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्टर करेगा, चेंज होगा। तो ऐसे में जीन में जब इन एंड आउट फ्लो होते हैं जीन्स का पॉपुलेशन के अंदर, तब उसको हम बोलते हैं जीन फ्लो। मतलब माइग्रेशन के कारण होता है ये, ज्यादातर एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन के साथ जाके जब मिलती है तब ये जीन फ्लो होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। तो इसमें हम बोलते हैं दैट इज अल्टरेशन इन द जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन अ पॉपुलेशन बाय प्योर चांस। मतलब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर अलील जो है या जीन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर अलील अगर एलिमिनेट हो गया तो ऐसे में हम देखते हैं एक अलील पॉपुलेशन से पर्टिकुलरली गायब हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, तो ऐसे में उस पॉपुलेशन में आगे वो अलील ट्रैवल नहीं करता, जिसके कारण भी कैरेक्टर में चेंजेस आ सकते हैं। तो बेसिकली ये कैसे होता है? मान लो कुछ बहुत ही छोटी पॉपुलेशन है, 10-15 एनिमल्स की ही पॉपुलेशन है, उसमें से एक एनिमल में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक अलील है, ठीक है। तो वो एनिमल रिप्रोडक्शन करने के पहले ही अगर मर जाता है, मतलब वो अगर रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाता, उसके पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो अलील उसी अकेले एनिमल के पास था, बाकी और 15 एनिमल में से 14 के पास वो अलील था ही नहीं, तो वो अगर मर गया रिप्रोडक्शन के पहले ही, तो वो अलील उसके साथ खत्म हो गया। मतलब वो अलील अगले जनरेशन में पॉपुलेशन के साथ ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन को जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर अलील जो है वो एलिमिनेट हो जाता है ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ प्रायर मेटिंग। मेटिंग के पहले ही कोई अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है किसी सोल प्रिकर्सर की, सोल प्रिकर्सर यानी जिसके अकेले के पास वो जीन है, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई एक एनिमल की डेथ हो जाती है एक्सीडेंटली विदाउट मैटिंग, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या मॉर्फोलॉजी में कोई भी एबनॉर्मेलिटी, कोई भी क्या बोल सकते हैं, दैट इज डिफरेंस, कोई भी स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मेलिटी देखी जाती है, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम क्रोमोसोमल एबरेशन बोलते हैं। और ये भी म्यूटेशन के लिए या बोल सकते हैं वेरिएशन के लिए लीड करता है आगे जाके। तो जैसे कि हमने देखा था कि ह्यूगो दे व्रीज को जो प्राइम रोज में डिफरेंस मिला था वो क्रोमोसोमल एबरेशंस के कारण मिला था। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी में चेंज हुआ था, जिसके कारण उनको वो डिफरेंस मिला था और उन्होंने उसको म्यूटेशन समझा था। तो बेसिकली ये इसमें हम कुछ टाइप्स देखेंगे इसके क्रोमोसोमल एबरेशन के। सबसे पहला तो डिलीशन, लॉस ऑफ जीन। एक पर्टिकुलर जीन जो है वो लॉस हो जाता है। मान लो ये क्रोमोसोम है, इसमें ये कुछ जीन्स है A B C D E, तो एक पर्टिकुलर जीन अगर लॉस हो गया, C D वाला ये जीन अगर लॉस हो गया, तो क्या बनेगा हमारे पास A B और E। तो जीन ही लॉस हो गया, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर जीन लॉस हो जाता है तो उसको डिलीशन बोलते हैं। मतलब एक जीन जो है वो डिलीट हो जाता है, या एक पर्टिकुलर बेस पेयर का सेगमेंट जो है वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन। कोई एक पर्टिकुलर जीन या कोई एक पर्टिकुलर जीन का सेगमेंट जो है वो डुप्लीकेट होता है, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डुप्लीकेशन। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये एक सेगमेंट है डीएनए का, जिसका सीक्वेंस है A B C D E F, ठीक है। इसमें ये B और C अगर डुप्लीकेट हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे A B C, फिर से B, फिर से C, तो BC दो बार क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ, फिर C के बाद D E F G। तो ये इस तरीके से हमको देखने मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्शन। इन्वर्शन का मतलब एक डीएनए का सेगमेंट जो है वो एक पॉइंट पे ब्रेक होता है, 180 डिग्री के इसमें चेंज होता है और फिर से वहीं पे अटैच हो जाता है। मतलब डीएनए का जो एक सिंपल सेगमेंट था वो अब इन्वर्ट हो गया है, उसका सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो एक डीएनए का सीक्वेंस यहाँ पे हम लेते हैं, ये डीएनए का सीक्वेंस था पहले A B C D E F, ठीक है, ये सीक्वेंस था। इसमें से B C D ये पार्ट यहां से कट हो गया, ठीक है, B C D वाला ये पार्ट जो है वो कट हो गया और ये इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। मतलब D इधर आ गया, C बीच में और B इधर आ गया, मतलब ये 180 डिग्री जो है वो चेंज हो गया।
अब ये फिर से वहीं पे अटैच हो गया, ए डी सी बी फिर ई और एफ। तो ये देखो सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो ये हम देखते हैं कि इन्वर्शन में देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट वहीं से ब्रेक होता है, कट होता है, 180 डिग्री पे फ्लिप होता है, वहीं पे स्टिक हो जाता है वापस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक क्रोमोसोम का पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट ब्रेक होता है और वो ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। तो बात बेसिकली ये दो क्रोमोसोम है, दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है। यहाँ पे जीन है ए बी सी डी और यहाँ पे जीन है पी क्यू आर एस। तो ये जीन जो है यहाँ से कंप्लीटली कट होके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ का कोई जीन इधर आ जाता है, ठीक है। तो पी क्यू आर एस, तो बेसिकली हम बोलते हैं दैट इज यहाँ पे ट्रांसलोकेशन यानी ट्रांसफर ऑफ अ जीन फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये थे बेसिकली वेरिएशन के कुछ पॉइंट्स की इन चीजों की वजह से वेरिएशन लीड करता है। बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट इज द जीन म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बिकॉज ऑफ जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है हमारे, और उसी वजह से अगले जनरेशन में कैरेक्टर्स में चेंज आता है, म्यूटेशन होते जाता है, वेरिएशन आते जाता है, ये वेरिएशन एक्यूमुलेट होते जाता है और नई स्पीशीज का ओरिजिन हो सकता है। तो ये थ्योरी मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी में ये सबसे पहला पॉइंट है वेरिएशन। इसके बाद पॉइंट आता है नेचुरल सिलेक्शन। सिर्फ वेरिएशन होना ही काफी नहीं है, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन में ये कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन। तो बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन ये वो फिनोमिना है जिसमें वेरिएशन अब हो चुका है, वो वेरिएशन म्यूटेशन के कारण हुआ हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण हुआ हो, रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो या क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो ये जो वेरिएशन आता है ये कभी कभी दो टाइप का होता है, बेसिकली यूजफुल वेरिएशन एंड हार्मफुल वेरिएशन। अब जो यूजफुल वेरिएशन होता है वो एनिमल को अडाप्ट करने में, एनवायरमेंट के साथ कोप अप करने में, एनवायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो ऐसे वेरिएशन को, ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे जीन्स को नेचर सिलेक्ट करता है। मतलब वो जीन्स जो है वो, क्योंकि वो एनिमल इजीली अडाप्ट कर लेता है, इजीली एनवायरमेंट में सर्वाइव करता है, क्योंकि वो एनवायरमेंट के काबिल होता है। तो बेसिकली वो एनवायरमेंट में सर्वाइव करके रिप्रोडक्शन करता है और वो जीन्स जो है वो आगे जाते हैं, मतलब नेचर उनको सिलेक्ट कर लेता है। बट जो हार्मफुल वेरिएशन है वो वेरिएशन जो है एनिमल को सर्वाइव करने से रोकता है। ऐसा वेरिएशन जो कि एनिमल के बिल्कुल काम का नहीं होता, कोई फायदे का नहीं होता, उससे उल्टा उसका कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे वेरिएशन जो है, क्योंकि वो एनिमल को दिक्कत होती है सर्वाइव करने में, वो जल्दी उसकी डेथ हो सकती है, उसका रिप्रोडक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब वो अगली जनरेशन फॉर्म नहीं कर पाता और उसकी जल्दी डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करते, इसके वजह से उनका जो जीन है वो अगली जनरेशन में ही नहीं जाता, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। तो ऐसे वेरिएशन बहुत ही जल्दी एनवायरमेंट से एलिमिनेट हो जाते, निकल जाते हैं। और जो अडेप्टेबल वेरिएशन है, जो फायदे के वेरिएशन, यूजफुल वेरिएशन है, वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते जाते हैं। इसीलिए डार्विन ने बोला था एवरी न्यू जनरेशन इज बेटर देन द पेरेंट जनरेशन। हर नई जनरेशन जो आ रही है वो पेरेंट जनरेशन से बेटर होती है। मतलब बाप शेर है तो बेटा सवा शेर होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन डार्विन ने यहाँ पे रखी थी। अब इसी में एग्जाम्पल हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन का। तो एक इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वर्ल्ड में 1850 में, उसके पहले और उसके बाद की कंडीशन को यहाँ पे दिखाता है। अब इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का मतलब यहाँ पे हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले, क्योंकि इंडस्ट्रीज फॉर्म होने से पहले पोल्यूशन नहीं था, एनवायरमेंट बहुत ही साफ सुथरा था। ऐसे कंडीशन में, क्योंकि वहां पे बिल्कुल पोल्यूशन नहीं के बराबर होने के कारण लाइकेंस की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लाइकेंस वो एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अलगी और फंजाई के मिक्सचर से बनते हैं। और लाइकेंस ऐसे कंडीशन में जहां पे पोल्यूशन नहीं होता, वैसे कंडीशन में बहुत इजीली सर्वाइव करते हैं। तो लाइकेंस सर्वाइव करने के कारण एक मॉथ की दो स्पीशीज हुआ करती थी उस टाइम पे, बिस्टन बिटुलारिया जिनका कलर लाइट होता था यानी व्हाइट कलर का होता था, और बिस्टन कार्बोनारिया जिनका कलर ब्लैक कलर का होता था। अब ये लाइकेंस पेड़ों पे कवर करके रखती थी, पेड़ों के बार्क को। तो ऐसे में ये जो लाइकेन है इसने पेड़ के बार्क को कवर कर रखा था, ठीक है। अब इन लाइकेंस में जब ये बिस्टन बिटुलारिया, अब ये लाइकेंस व्हाइट कलर के होते थे स्लाइटली, तो इस व्हाइट कलर के लाइकेंस में ये बिस्टन बिटुलारिया जब बैठते थे दिन में, रात में ये अपना खाना खोजते थे, फूड को खोजते थे, लेकिन दिन में ये यहाँ पे आराम करते थे लाइकेंस के ऊपर।
तो क्योंकि ये लाइट कलर के लाइकेंस के साथ ये लाइट कलर के बिस्टन बिटुलारिया बहुत ही कैमोफ्लाज कर जाते थे, यानी इनका कलर मिलता था। ठीक है, तो लाइकेंस के बीच में ये कहाँ बैठे हैं ये देख पाना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसे में इनको जो खाने वाले बर्ड्स थे वो इनको देख ही नहीं पाते थे और इसके वजह से इनका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये इसमें बैठे हैं तो ये दिख ही नहीं रहे, क्योंकि इन दोनों का कलर सेम सेम है, तो बर्ड्स को इनको ढूंढने में दिक्कत होती थी और ये कम उनकी डेथ होती थी, तो इनका पॉपुलेशन बढ़ता था इजीली। तो ये जो थे वो उस टाइम पे एनवायरमेंट के लिए उनका जो एडाप्टेशन था, उनका कलर, बॉडी कलर, वो यूजफुल वेरिएशन में आया। ठीक है, नेक्स्ट बिस्टन कार्बोनारिया जो है उस टाइम पे ब्लैक कलर में थे। ब्लैक कलर के ये जो मॉथ थे, ये जब इस लाइकेन पे बैठते थे तो ये क्लियरली शो अप होते थे। तो ये ब्लैक कलर के मॉथ क्लियरली शो अप होते थे, जिसके कारण इजीली इनको बर्ड्स जो है वो ढूंढ के खा लेते थे। ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन घटते जा रही थी, इनकी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही थी और इनकी पॉपुलेशन घटते जा रही थी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज फॉर्म होने से पहले। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया 1849 से लेके स्टार्ट हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, 1849 से बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कारखाने ओपन होने लगे, पोल्यूशन बढ़ने लगा। पोल्यूशन बढ़ने के कारण ये जो लाइकेंस थे इनकी डेथ हो गई, लाइकेंस मरने लगे। पोल्यूशन के कारण अब ये पूरे के पूरे लाइकेंस जो है वो ब्लैक हो गए। ऑल द लाइकेंस बिकेम ब्लैक। अब ऐसे में इन ब्लैक लाइकेंस के ऊपर जब व्हाइट कलर का मॉथ सीट होता था, बैठता था दिन में, तो इजीली बर्ड उनको ढूंढ के खा लेते थे। तो अब उल्टा हो रहा था, अब इनका पॉपुलेशन घट रहा था व्हाइट का, और ब्लैक कलर के मॉथ जो थे वो लाइकेंस में कैमोफ्लेज कर रहे थे, यानी उनका कलर उनके साथ मैच हो रहा था, तो वो उनको ढूंढने में दिक्कत हो रही थी कार्बोनारिया को। तो कार्बोनारिया का पॉपुलेशन अभी इस टाइम पे बढ़ने लगा। तो कंडीशन उल्टी हो गई। पहले क्या था, पहले कौन नेचुरली सिलेक्टेड था, क्योंकि पहले का एनवायरमेंट साफ था, लाइकेंस थे, तो नेचुरल सिलेक्शन किसका हुआ था, बिस्टन बिटुलारिया के, क्योंकि उनका बॉडी कलर व्हाइट था। बाद में हम देखते हैं कि जब लाइकेंस की डेथ होने लगी पोल्यूशन के कारण, तो वो काले हो गए। अब किसका सिलेक्शन ज्यादा है, बिस्टन कार्बोनारिया का, क्योंकि उनका कलर लाइकेंस के साथ मैच करता है। तो वही है नेचुरल सिलेक्शन, जो एनवायरमेंट के साथ अडाप्ट कर रहा है, जो एनवायरमेंट के साथ चल सकता है वो कैरेक्टर सिलेक्ट होता है, जो नहीं होता वो कैरेक्टर एलिमिनेट होता है। जैसे पहले ये कैरेक्टर अडाप्ट कर रहा था तो ये धीरे धीरे कम होते जा रहा था, फिर इस कैरेक्टर ने अडाप्टेशन चालू किया तो ये धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज, ये तो हो गया हमारा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म और नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन वो मैकेनिज्म है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट किया जाता है, सेपरेट होते हैं ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट सब यूनिट्स। ठीक है, दैट इज सेपरेशन ऑफ सिंगल पॉपुलेशन इनटू सेवरल सब यूनिट। तो पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन को अलग अलग सब यूनिट में सेपरेट करना, दैट इज आइसोलेशन। और ये हम नहीं करते, ये स्टार्टिंग में नेचर ने किया होगा, जिसके कारण एक ही पॉपुलेशन से अलग अलग स्पीशीज डेवलप हुए। इसका सिंपल एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स का जो इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मैन, तो ये भी हम बोलते हैं एप्स से हुआ। पहले के जो प्रिमिटिव एप्स थे वो अलग अलग पॉपुलेशन में सेपरेट हो गए होंगे कहीं कहीं पे, मतलब उस टाइम पे उनका पॉपुलेशन अलग अलग एरियाज में सेपरेट हो गया। सभी में अलग अलग तरीके के वेरिएशन आते गए, क्योंकि उनका एनवायरमेंट अलग था। डेफिनेटली हिमालय में रहने वाले लोग कोल्ड कंडीशन में रह रहे, अफ्रीका में रहने वाले लोग हॉट कंडीशन में रह रहे, लंदन में रहने वाले लोग कोल्ड कंडीशन में रह रहे, हम इंडिया में थोड़ी सी अलग कंडीशन में रह रहे। तो हर एनिमल का एनवायरमेंट अलग होता है, जिसके कारण उनके बॉडी में अलग वेरिएशंस आते हैं, अलग म्यूटेशंस आते हैं, जिनके कारण वो उनके कैरेक्टर चेंज होते जाते हैं, उनका जीन पूल चेंज होते जाता है, कैरेक्टर चेंज होते जाते हैं, और फाइनली एक नई स्पीशीज डेवलप होने में मदद होती है। तो आइसोलेशन जो है वो बेसिकली सेपरेशन होता है ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से अलग होना। अब सेपरेशन दो तरीके का होता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जियोग्राफिकल मतलब एरिया वाइज, कि एक एनिमल एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा है तो दूसरा पॉपुलेशन जो है वो दूसरे पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा है। तो बेसिकली एक, जैसे हमको स्टार्टिंग से पता है, पहले ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो एक ही साथ थे एकदम स्टार्टिंग में, बट फिर कुछ हुआ और जिसके कारण वो कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो गए, पानी से वो सेपरेट हो गए। तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स भी एक साथ थे पहले, मतलब एक पॉपुलेशन एक साथ हुआ करते थे। अब इन पॉपुलेशंस के बीच में पहाड़ बने, नदियां बनी, जिनके कारण ये पॉपुलेशन एक दूसरे से सेपरेट हो गए
और ये सेपरेशन के कारण अब इन एनिमल्स का और इस दो अलग अलग पॉपुलेशन का हम देख रहे हैं, पॉपुलेशन पहले एक ही था बट क्योंकि उनका सब यूनिट हो गया, वो सेपरेट हो गए, तो इनको अलग एनवायरमेंटल कंडीशन थी, इनको अलग एनवायरमेंटल कंडीशन थी, इनमें अलग वेरिएशन हुआ, इनमें अलग वेरिएशन हुआ, जिसके कारण वो आगे जाके नई अलग अलग स्पीशीज में डेवलप हुए। तो ये होता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का फिनोमिना। ड्यू टू द डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया और अ पॉपुलेशन इज सेपरेटेड बाय द ज्योग्राफिकल एरिया, दैट इज रिवर, लैंड, क्या बोल सकते हैं, दैट इज रिवर, लैंड्स और सम काइंड ऑफ माउंटेन्स। इनके वजह से एनिमल्स बिकम सेपरेटेड, द पॉपुलेशन बिकम सेपरेटेड एंड they went through a different environmental condition, followed different variation and lead to development of different new species। ठीक है। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है? प्री मैटिंग। अब ये भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं एनिमल का जेनेटिक मटेरियल, जीन पूल या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जेनाइटल ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं करते, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक दूसरे से मैच नहीं करने के कारण वो एक साथ होते हुए भी क्रॉस नहीं कर सकते, इंटरब्रीड नहीं कर सकते और आगे जाके वो अलग अलग एनिमल्स में मतलब न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट कर सकते, मतलब नई नई स्पीशीज डेवलप कर सकते। तो यहाँ पे हम दो टाइप के देखते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। प्री मैटिंग यानी मेटिंग के पहले, क्रॉसिंग के पहले आइसोलेशन, और पोस्ट मैटिंग, क्रॉसिंग के बाद में आइसोलेशन। प्री मैटिंग या प्री जाइगोटिक मतलब जाइगोट फॉर्म होने के पहले, मैटिंग के पहले, और पोस्ट मैटिंग और पोस्ट जाइगोटिक जाइगोट के बाद में, मतलब मैटिंग के बाद में, इंटरकोर्स के बाद में। तो पहले इसमें हम देखते हैं इनहैबिटेड आइसोलेशन। तो इनहैबिटेड का मतलब होता है दो ऑर्गेनिज्म जो एक ही एनवायरमेंट में रह रहे, एक ही एरिया में रह रहे, लेकिन उनका हैबिटेट अलग अलग है। एक एनिमल दिन को शिकार करने निकलता है तो दूसरा रात को निकलता है, एक जमीन पे रहता है, दूसरा पानी में रहता है, एक पेड़ पे रहता है, दूसरा हवा में रहता है। तो बेसिकली ऐसे एनिमल जिनका हैबिटेट अलग अलग है, वो रहे तो साथ रहे बट उनका एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट ही नहीं हो रहा है, वो मिल ही नहीं पा रहे, एक आ रहा है तो दूसरा चले जा रहा है, दूसरा आ रहा है तो पहला चले जा रहा है, तो इस वजह से वो एक दूसरे के साथ क्रॉस ही नहीं कर पाते। तो बेसिकली वो अलग अलग न्यू स्पीशीज डेवलप करने में लीड करते हैं। सीजनल आइसोलेशन। सीजनल आइसोलेशन, हर एनिमल का जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो अलग अलग होता है। तो किसी दो एनिमल एक ही एनवायरमेंट में रह रहे हैं, लेकिन एक का ब्रीडिंग सीजन समर है तो दूसरे का ब्रीडिंग सीजन विंटर है, दोनों का सीजन ही सेम नहीं है, जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ मैटिंग नहीं कर सकते। इथियोलॉजिकल आइसोलेशन, एनिमल का सेक्सुअल बिहेवियर अलग अलग होता है। जैसे हम देखते हैं बर्ड्स का सेक्सुअल बिहेवियर अलग होता है और किसी टाइगर्स का सेक्सुअल बिहेवियर अलग होता है। बर्ड्स में हम देखते हैं कि जो मेल बर्ड होता है वो बहुत कलरफुल होता है, फीमेल बर्ड उतना ज्यादा कलरफुल, उतना अट्रैक्टिव नहीं होता। तो मेल बर्ड अपना जो पंखों का कलर होता है और बॉडी का जो कलर होता है उनको दिखा के फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है। वहीं पे एनिमल्स में अलग होता है। किसी दूसरे एनिमल में, शेरों में हम देखते हैं कि शेर जो है जो उस एरिया में रहता है अल्फा मेल, वही पूरे फीमेल्स पे उसी का हक होता है। तो हर एनिमल का सेक्सुअल बिहेवियर अलग होता है, जिसके वजह से उनका मैटिंग पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट, इथोलॉजिकल आइसोलेशन। इथोलॉजिकल आइसोलेशन वही है, दैट इज सेक्सुअल बिहेवियर अलग अलग होता है। नेक्स्ट, मैकेनिकल आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही मैच नहीं करते, ऑर्गेनिज्म एक ही एनवायरमेंट में रह रहे हैं लेकिन उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही मैच नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल राइनो एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग एनिमल है, और दूसरा एनिमल की हम बात लेते हैं टाइगर। अब टाइगर और राइनो का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच करेंगे क्या? नहीं। तो बेसिकली इन दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही मैच नहीं कर रहे, या टाइगर, लाइनो और हम बोल सकते हैं जिराफ, इनके भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच नहीं करते, जिसके वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ मैटिंग नहीं कर पाते। नेक्स्ट, अगर मैटिंग हो भी जाती है गलती से, अगर दो सिमिलर ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे टाइगर और किसी और उसी के जैसे एनिमल्स के बीच में अगर क्रॉसिंग हो भी जाती है, मीटिंग हो भी जाती है, तो भी ये एक दूसरे के साथ मतलब नई स्पीशीज को ओरिजिनेट नहीं कर सकते या अपना ऑफस्प्रिंग डेवलप नहीं कर सकते। तो ये होता है पोस्ट मैटिंग और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म। तो ये भी आइसोलेशन का एक टाइप है। तो इसमें हम देखते हैं गमिट मोर्टेलिटी। अगर किसी तरीके से मैटिंग हो भी गई, एक पर्टिकुलर मेल एनिमल का स्पर्म एक पर्टिकुलर फीमेल एनिमल में चले भी गया, तो भी वो स्पर्म या वो गमिट जो है वो लाइव नहीं कर पाता, उसकी डेथ हो जाती है। तो गमिट जल्दी से जल्दी उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है, खत्म हो जाता है गमिट, और वो जाइगोट को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। ठीक है। नेक्स्ट, जाइगोट मोर्टेलिटी। अगर गलती से गमिट्स फ्यूज हो भी गए, मेल फीमेल गमिट्स अलग अलग एनिमल्स के फ्यूज हो भी गए, तो भी उनका हम देखते हैं दैट इज जाइगोट फॉर्म हो भी गया तो वो जाइगोट की डेथ हो जाती है, जाइगोट सर्वाइव ही नहीं करता। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, डॉग और टाइग्रेस। अगर इन दोनों का क्रॉस हो गया तो डॉग का स्पर्म चले भी गया टाइगर के बॉडी में, टाइग्रेस के, और टाइग्रेस और डॉग का जो गमिट है
वो फ्यूज होके जाइगोट बन भी गया, फिर भी वो जाइगोट सर्वाइव करेगा क्या? नहीं, उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट, हाइब्रिड स्टर्लिटी। जैसे हमको एक एग्जांपल पता है, हॉर्स और डोंकी के बीच में क्रॉस होता है तो म्यूल फॉर्म होता है। गधा और घोड़ा, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होता है तो खच्चर पैदा होता है, खच्चर म्यूल। ये जो खच्चर या म्यूल होता है ये स्टराइल होता है, मतलब ये आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। तो गलती से एक नया एनिमल ये फॉर्म कर भी लेते हैं सिमिलर, तो भी ये आगे फर्टिलाइज, आगे उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में है। थ्योरी को हमें नहीं भूलना है। थ्योरी किसको एक्सप्लेन कर रही है? इवोल्यूशन को, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज को। और ये थ्योरी अलग अलग साइंटिस्ट के कॉम्बिनेशन से बनी है, जैसे डार्विन का भी इसमें रोल प्ले है। डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, म्यूटेशन के बारे में ह्यूगो de Vries ने जो दिया था। इसके अलावा अलग अलग साइंटिस्ट के और थ्योरीज को इंक्लूड किया है, मेंडल की थ्योरीज को एक्सेट्रा, और इन सबको मिला के एक थ्योरी बनाई है जिसको बोला गया मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जिसमें इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज को एक्सप्लेन किया है, जिसमें 3 बेसिक कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है वेरिएशन, जिसके अलग अलग कारण हमने देखे, जीन फ्लो, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये उसके अलावा हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा कि जो यूजफुल कैरेक्टर होता है, यूजफुल जीन्स होते हैं, वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इस तरीके से नेचर जो है वो कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करता है। फाइनली हमने देखा आइसोलेशन की, डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट सब यूनिट में आइसोलेट होती है, जिसके कारण नई नई न्यू स्पीशीज डेवलप हो सकती है, ओरिजिनेट हो सकती है। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। होप यू लाइक माई वीडियो, होप यू लाइक माई लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।